एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तृत से चर्चा होगी। उस फसल को बहुत इंपॉर्टेंट माना इसलिए गया है कि उस प्रश्न उसके अंदर से 11वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे जेट हो, सीयूटी हो या कोई और भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें से नॉर्मली प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम उस फसल के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उस फसल का नाम है गन्ना, शुगर केन। आप जानते हैं शुगर केन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे गन्ना के बारे में, शुगर केन। देखिए सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम, इसका वानस्पतिक आप नाम आप जानते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना का नॉर्मल रूप से वानस्पतिक नाम होता है, यह आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए जब हम आपसे पूछें कि इसकी फैमिली कहाँ थी और इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो याद रखिएगा इसकी फैमिली सेम है, ग्रेमिनी, जिसको आप पोएसी भी बोलते हो, ग्रेमिनी और पोएसी। अब देखिए इसका उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है कि इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा इंडिया, भारत और न्यू गुनिया। ये दो याद रखिएगा आप, न्यू गुनिया। ये इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है गन्ने का। अगर आपसे उत्पत्ति स्थल पूछे तो उसका आंसर होगा भारत या न्यू गुनिया। अब देखिए इसका जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है और इसका जो दाना होता है वो क्या होता है। इसके पुष्प क्रम पे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा इसका पुष्प क्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके पुष्प क्रम को कहा जाता है एरो, याद रखिएगा आप, एरो। और इसका जो दाना होता है उस दाने को कहा जाता है कैरियोप्सिस। इसके दाने को कहा जाता है कैरियोप्सिस। तो देखिए अगर आपको गन्ने का कभी पुष्पक्रम पूछ ले तो गन्ने का पुष्पक्रम जो होगा वो होगा क्या एरो। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका दाना क्या होता है तो उसके का नाम होगा कैरियोप्सिस। अब देखिए सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है उसको एक इंपॉर्टेंट नाम दिया गया, इसे कहा गया नोबल कैन। ये आपको ध्यान होगा, इसको क्या कहा जाता है, नोबल कैन भी कहा जाता है। और कभी डिटेल में अगर प्रश्न पूछे कि नोबल कैन ये जो नाम था वो किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा वेंकट रमन। तो ये जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है बेसिकली एक क्रॉस है। अगर वो डिटेल प्रश्न पूछे कि किस किस का क्रॉस है तो याद रखिएगा बारबरी और स्पोंटेनियम के क्रॉस से इसका निर्माण होता है, बारबरी और स्पोंटेनियम। सेकेरम बारबरी और सेकेरम स्पोंटेनियम। सेकेरम बारबरी और सेकेरम स्पोंटेनियम के क्रॉस से सेकेरम ऑफिसिनेरम का निर्माण होता है, ये बहुत याद रखिएगा। अच्छा देखिए जो हमने अभी आपको वर्ड बताया सेकेरम, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। सेकेरम जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और जिस शब्द से हुई है उस शब्द का मतलब होता है शर्करा। सेकेरम जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है संस्कृत में, संस्कृत से लिया हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है शर्करा, याद रखिएगा, जिसे शुगर कहा जाता है। और इसमें जो पुष्पन की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोइंग बोलते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि गन्ने की जो ऊपर, अगर ऊपर वाला जो भाग होता है जिसमें आप एरोइंग कहते हैं वो क्या किसका शो करता है, तो उसका आंसर है परिपक्वता का। और गन्ना जो है वो एक दिवस मध्यवर्ती पौधा है, अगर आपको याद हो तो मध्यवर्ती प्रकाशीय। जिसको 13 से या 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश की अवधि के आधार पर पूछे तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा मध्यवर्ती दिवस पौधे के अंदर। अब देखिए इसकी डिटेल में बात करते हैं। इसका सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि खेती योग्य गन्ना कौन कौन सा होता है। इसका वर्गीकरण, पहला है खेती योग्य और दूसरा है कोई जंगली, वाइल्ड स्पीशीज।
तो अगर आपसे पूछ लें कि जब आप गन्ने का वर्गीकरण करते हो तो जो खेती योग्य गन्ना होता है उसका क्या क्या उदाहरण है, तो उसका 2-3 उदाहरण है आपको बताया था। एक नोबल केन बता रखा है, एक भारतीय गन्ना, दो याद रखिएगा। एक तो नोबल केन जो बताया मैंने आपको अभी, सेकेरम ऑफिसिनेरम, और एक भारतीय गन्ना। अब देखिए, नोबल केन का वानस्पतिक नाम तो आपको अभी जस्ट बताया, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। आपसे अगर भारतीय गन्ने का वानस्पतिक नाम पूछ ले तो याद रखिएगा सेकेरम तो रहेगा, बारबरी, याद रखिएगा सेकेरम बारबरी। और एक होता है चाइनीज गन्ना, चाइनीज। ये 3 तरह के गन्ने होते हैं जो खेती योग्य होते हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम जिसको हम नोबल केन बोलते हैं, दूसरा सेकेरम बारबरी जिसको हम भारतीय गन्ना बोलते हैं, और तीसरा है चाइनीज गन्ना जिसे सेकेरम साइनेंस कहा जाता है, सेकेरम साइनेंस। ये 3 तरह के गन्ने हैं जो किस तरह के होते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, खेती इनकी हो सकती है। जंगली का अगर आपसे पूछे तो जंगली में याद रखिएगा सेकेरम स्पोंटेनियम, उसमें शक्कर की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, सेकेरम स्पोंटेनियम, इसमें शर्करा बहुत कम होती है। सेकेरम स्पोंटेनियम के अंदर शक्कर की मात्रा बहुत कम होती है। इस तरह से ये किसकी वैरायटी होगी, वाइल्ड शुगर केन की वैरायटी होगी। अब देखिए, गन्ने के रस का अगर मुख्य रूप से उपयोग पूछे तो किस किस कारण से होता है। गन्ने का रस का उपयोग हम 2 चीजों में करते हैं, शक्कर बनाने में और गुड़ बनाने में, दो में इसका उपयोग होता है। तो अगर इसका उपयोग पूछे तो याद रखेगा गुड़ बनाने में कितना % और शक्कर बनाने में कितना %। अगर आपसे इस तरफ से पूछ ले कि गन्ने की क्वांटिटी का जो भी % होता है वो गुड़ बनाने में कितना यूज करते हैं, तो उसका याद रखिएगा गुड़ बनाने में हम यूज करते हैं 42% के आसपास, 40 से 42%, और इसमें करते हैं 35 से 40% हम इसमें क्या बनाते हैं, शक्कर बनाने में गन्ने के रस का उपयोग किया जाता है। और ब्राउन शुगर के अंदर इसमें करते हैं 4%। अगर आपसे कभी ब्राउन शुगर का पूछ ले, ब्राउन शुगर, तो वो 3 से 4% तक हम ब्राउन शुगर बनाने में गन्ने के रस का उपयोग करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछें कि गन्ने की जो जलवायु होती है, गन्ने की जलवायु और मृदा की बात करें, क्लाइमेट एंड सोयल, जलवायु और मृदा, तो आप जानते हैं ये उष्ण पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसके लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता रहेगी। लेकिन तापमान की जब हम बात करें तो अलग अलग अवस्था में अलग अलग तापमान होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अंकुरण, वृद्धि और परिपक्वन, 3 अवस्थाओं की बात करें, अंकुरण, इसकी वृद्धि और मैच्योरिटी, परिपक्वन। अगर आपको स्पेसिफिक पूछ ले कि गन्ने के अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, वृद्धि के लिए कितनी होती है और परिपक्वन के लिए कितनी होती है। तो याद रखिएगा अंकुरण के लिए होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा अंकुरण के लिए होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वृद्धि के लिए होती है 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब यह परिपक्व हो रहा होता है गन्ना, तब उसका तापमान 25 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो आप मान लीजिए 20 से 22। ये कब, जब वो परिपक्व हो रहा हो, जब वो वृद्धि कर रहा हो तब उसका तापमान चाहिए होता है, देखिए उष्ण है तो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वो अंकुरित हो रहा हो तब भी उसका तापमान कितना है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अगर आप एक एवरेज पूछो कि ओवरऑल गन्ने को कितना एवरेज टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा वो रहता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसत। अगर आपको एवरेज पूछ ले कि ओवरऑल बताइए, आप किसी पर्टिकुलर स्टेज का मत बताइए, पूरे ओवरऑल गन्ने का क्या तापक्रम सुटेबल रहेगा, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मृदा की जब हम बात करें तो मृदा इसमें चाहिए होती है वो बलुई और दोमट, बलुई और दोमट। बलुई मृदा भी हो सकती है और दोमट मृदा भी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है इसकी खेती के लिए। और पीएच का तो आप जानते हैं, इसकी जो पीएच रेंज होती है वो न्यूट्रल के आसपास होती है, उदासीन।
6.5 से 7.5 ये इसकी पीएच होती है। तो देखिए हमने क्लाइमेट और जलवायु की बात करी कि उसको कितना कितना क्लाइमेट चाहिए होता है, कितनी कितनी जल सोयल चाहिए होती, किस प्रकार की। अब देखिए इसकी बुआई का समय पूछे आपसे कि आप इसको बोते कब है, सोइंग टाइम, बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, सोइंग। तो जब हम गन्ने के बुआई की बात करते हैं तो गन्ने की बुआई की बात करते हैं तो वो शरतकालीन भी हो सकता है, बसंत में हो सकता है और बरसाती भी हो सकता है। शरतकालीन याद रखिएगा 3 तरह से होता है। शरतकालीन, शरतकालीन इसको ऑटम बोलते हैं हम। एक तो शरतकालीन होता है, दूसरा इसमें हो सकता है स्प्रिंग बसंत, और तीसरा बरसाती। ये 3 याद रखिएगा, बसंत, और एक होता है बरसाती। इस बरसाती को ही अधसाली कहा जाता है, आपको याद होगा, इसको कहा जाता है अधसाली, अधसाली गन्ना। तो 3 तरह से आप इसकी बुआई का समय देख सकते हैं। पहला आपको लिखा हुआ है बुआई का समय पहला लिखा हुआ शरतकालीन। तो ऑटम सीजन का जो है उसका जो समय होता है वो होता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। इसका समय होता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। ऑटम सीजन है तो ऑटम के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। अब देखिए स्प्रिंग का पूछे तो स्प्रिंग सीजन के हिसाब से 15 फरवरी से 15 मार्च। इसका याद रखिएगा 15 फेब से 15 मार्च। और ये जो अधसाली गन्ना है, अधसाली गन्ने के ऊपर प्रश्न बनता है कि अधसाली गन्ने को हम कब बोते हैं, तो उसका याद रखिएगा इसको बुआई होती है जून जुलाई के महीने में कब होती है, जून जुलाई के महीने में। इसको कब करीब करीब 18 महीने का समय चाहिए होता है, 18 माह के आसपास। अधसाली गन्ने को अगर आपसे टोटल टाइम पूछे तो 18 महीने के आसपास समय चाहिए होता है। इन सब में सबसे अच्छा जो गन्ना का बुआई होती है वो सबसे बेस्ट टाइम है शरतकालीन, क्योंकि इसमें इसको पकने के लिए 12 से 14 महीने का सरब समय मिल जाता है, 12 से 14 महीने। शरतकालीन जो गन्ना होता है उसमें उसको पकने के लिए 12 से 14 महीने का समय मिल जाता है। बसंत वाला जो होता है उसमें 10 से 12 महीने का समय मिलता है, 10 से 12 माह। तो सबसे बेस्ट जो सोइंग होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा शरतकालीन वाली सोइंग सबसे बेस्ट होती है। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसके जो बीज होते हैं उस बीज की सीड रेट क्या होती है, तो याद रखिएगा जब हम बीज दर की बात करते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए बीज दर। जब हम इसको बोते हैं तो हम इसको केजी पर उसमें अकाउंट नहीं करते, हम इसमें टुकड़ों की संख्या के आधार पर काउंट करते हैं। टुकड़े, टुकड़े की संख्या 30,000 40,000 इस तरह से टुकड़ों की संख्या के आधार पे हम इसका फाइंड आउट करते हैं। अगर आपसे पूछें कि गन्ने का जो बुआई के काम आने वाला गन्ना होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सीड कैन कहा जाता है, बीजू गन्ना। आपने सुना होगा उसे क्या कहा जाता है, बीजू गन्ना, सीड कैन। ये 2 आंख वाले भी हो सकते हैं, 3 आंख वाले भी हो सकते हैं, तो उसी आधार पे इसकी सीड रेट डिसाइड होती है। अगर 3 आंख वाले टुकड़े आप ले रहे हो तो उसमें 3 आंख वाले टुकड़े जो लेंगे वो 35 से 40,000। 3 आंख वाले टुकड़े। अगर आप टुकड़ों के ले रहे हो और 3 आंख वाले टुकड़े ले रहे हो तो उसकी जो रेट होगी वो क्या होगी, 35 से 40,000 टुकड़े। और यही अगर आप 2 आंख वाले टुकड़े लोगे तो वो होगी 65 से 70,000। 2 आंख वाले टुकड़े। इसका आंसर हो जाएगा 65 से 70,000 टुकड़े। इस तरह से इसकी सीड रेट डिसाइड होती है, वो टुकड़ों के ऊपर से होती है। उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, बीजू गन्ना कहा जाता है। इसका मतलब होता है हम जब जो गन्ना उपयोग कर रहे हैं उसका ऊपर का 1/3 या 1/2 भाग काम में लिया जाता है। ऊपर का 1/3 या 1/2, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसे कहा जाता है शीर्षस्थ प्रभाविता।
एपिकल डोमिनेंस, ऊपर वाले भाग में वृद्धि अच्छी होती है, इसीलिए हम इसके ऊपर वाले भाग को बीज की तरह उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, जब हमने इसको बीज को उपयोग में ले लिया, अब देखिए इसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, बीज का ट्रीटमेंट, वो सेम वही प्रोसेस है जो हम किसी भी बीज में करते हैं। पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर लास्ट में राइजोबियम, बीज उपचार। अगर आपसे बीज उपचार पूछें तो वही है जो सब में सीक्वेंस होती है, फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। फंजीसाइड का पहले ट्रीटमेंट यूज करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे और लास्ट में हम इसका किसका यूज करेंगे, राइजोबियम कल्चर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी बुआई की बात करते हैं, टुकड़ों को किस तरह से खेत में बोया जाता है, खेत में टुकड़ों को बोने के प्रकार, विधियां, टुकड़ों को बोने की विधियां, तो इसकी दो विधियां होती है। खेत में जब आप टुकड़ों को बोते हो तो उसकी दो विधियां होती है। फर्स्ट विधि जो होती है वो होती है एंड टू एंड मेथड, दूसरा आई टू आई मेथड, सिरे से सिरा विधि और कलिका से कलिका विधि। सिरे से सिरा विधि, सिरे से सिरा विधि, और दूसरा मेथड होता है कलिका से कलिका विधि, बड टू बड, कलिका से कलिका विधि। ये दो विधियां होती है जिस तरह से आप टुकड़ों को बोते हो। पहली विधि को बोलते हैं एंड टू एंड मेथड, मतलब सिरे से सिरा, टुकड़ों के सिरे को सिरे से मिलाकर बोया जाता है, सिरे को मिलाकर, टुकड़े के सिरे को मिलाकर, और यहां पे कलिका को मिलाकर। नाम से पता लग रहा है एंड टू एंड मेथड और बड टू बड मेथड। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि इनमें सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा है तो उसका आंसर याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त मेथड है आई टू आई मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलिका से कलिका मेथड। अगर आपसे पूछे कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है तो उसका आंसर होगा ये वाला मेथड, सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है। सर्वोत्तम विधि कौन सी वाली, कलिका से कलिका, जिसको हम बड टू बड मेथड भी कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसमें किस तरह के हम खाद और उर्वरक का उपयोग करेंगे तो सेम बात करते हैं, खाद और उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। जब आप गन्ने के अंदर खाद और उर्वरक की बात करते हो तो सेम वही पैटर्न फॉलो होता है। जो गोबर की खाद होती है वो हम लेते हैं इसमें 50 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास, FIM 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर हम इसमें गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। और प्रमुख फर्टिलाइजर्स की बात करें, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो हम लेते हैं 120 के आसपास, फास्फोरस हम लेते हैं 60 के आसपास, 120 इसको 60 मानिए और इसको 40 मानिए केजी पर हेक्टेयर। ये याद रखिएगा आप, अगर आपसे पूछ लें तो आप इस तरह से इनका आंसर दे सकते हैं। नाइट्रोजन 120, फास्फोरस 60 और पोटाशियम देते हैं 40 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से। अब देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें जो क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी होती है, हम इसकी अवस्थाओं की बात करें तो याद रखेगा क्रांतिक अवस्थाएं। इसमें 3 या 4 प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं होती है। उन क्रांतिक अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि वो क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसका जो आंसर है वो इस तरह से है। सबसे पहली इसकी जो स्टेज होती है वो उसको बोलते हैं अंकुरण, दूसरी रचनात्मक, पहली याद रखिएगा अंकुरण, दूसरी है फॉर्मेटिव स्टेज जिसको हम बोलते हैं रचनात्मक। सबसे पहले जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद हम बोलते हैं रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव स्टेज। फिर इसमें आता है वृद्धि अवस्था और फिर आती है परिपक्वन अवस्था। दीर्घ वृद्धि अवस्था तीसरी अवस्था है, दीर्घ वृद्धि अवस्था, और लास्ट में आती है मैच्योरिटी स्टेज जिसे हम बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। ये 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से है अंकुरण जिसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन,
दूसरा हम बोलते हैं रचनात्मक, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव, तीसरी बोलते हैं दीर्घ वृद्धि अवस्था, और चौथी होती है मैच्योरिंग स्टेज, जिसे कहा जाता है परिपक्वन अवस्था। फर्स्ट वाली जो अवस्था होती है वो होती है 1 से 60 दिन। याद रखिएगा, ये कब से कब तक होती है? 1 से 60 दिन तक इसको अंकुरण अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में 60 से मान लीजिए 130 तक जो होती है वो होती है रचनात्मक अवस्था। 60 से 130 दिन। दीर्घ वृद्धि जो अवस्था होती है वो होती है 130 से 250 दिन। और अगर आपसे सिंपल पूछें लास्ट अवस्था, तो याद रखिएगा 250 से 365 दिन। इस तरह से आप इसको 4 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। ये इसकी क्रांतिक अवस्था है। और अगर आपको एक ही पूछे कि इसमें से एक बताइए जो सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था है, तो वो हमेशा सेकंड वाली रहेगी, फॉर्मेटिव स्टेज। इसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिव स्टेज अवस्था। यह सबसे प्रमुख इसकी क्रांतिक अवस्था है। किसकी? गन्ने की। अगर आपसे मुख्य क्रांतिक अवस्था पूछे तो वो कौन सी होगी? फॉर्मेटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं? रचनात्मक अवस्था। अब देखिए, इस अवस्था, इन सब अवस्थाओं को पता लगाने के बाद में जब आपको पता लगा कि सबसे अच्छे क्रांतिक अवस्था कौन सी है, रचनात्मक अवस्था, तो कुल वाटर की रिक्वायरमेंट गन्ने में कितनी होती है, इस पे प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, इसको कुल मिला के 1500 से 2500 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये आप याद रखिएगा, बहुत प्रश्न इंपोर्टेंट। एक राइस पे बनता है और एक इसके ऊपर बनता है, शुगर केन के ऊपर। तो गन्ने में अगर आपसे पूछे कि कुल पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर है 1500 से लेके 2500 मिलीमीटर उसमें पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो आपने सुना होगा, उसे कहा जाता है ब्लाइंड होइंग। देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसे कहा जाता है अंधी गुड़ाई। बुआई से पहले अगर आपको पूछे कि अंधी गुड़ाई का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, अंधी गुड़ाई का मतलब होता है अंकुरण से पहले क्रियाएं करना। उसे क्या कहा जाता है? अंकुरण से पहले करना। मैक्सिमम 45 दिन तक इसे कहा जाता है अंधी गुड़ाई। सिंपल प्रश्न बनता है कि ब्लाइंड होइंग का संबंध किस फसल से है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, किससे है? गन्ना से है। अब देखिए, इसमें एक और प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है रैपिंग, और दूसरा होता है प्रोपिंग। ये दो वर्ड याद रखिएगा आप, रैपिंग और एक है प्रोपिंग। रैपिंग का मतलब होता है बांधना, ये याद रखिएगा। रैपिंग को टाइंग भी बोलते हैं, बांधना भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे रैपिंग का मतलब क्या होता है, तो पत्तियों की सहायता से आसपास के गन्ने के पौधों को एक समूह सा बनाकर बांध देते हैं। पत्तियों की सहायता से, पत्तियों की सहायता से आसपास के गन्ने के पौधों को बांध देना। आसपास के गन्ने के पौधों को बांध देना क्या कहलाता है? रैपिंग, या जिसे हम टाइंग भी बोलते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? गिरने से बचाने के लिए करते हैं। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है? प्रोपिंग का मतलब होता है गन्ने की सूखी पत्तियों की सहायता से गन्ने के तने को ढक देना। याद रखिएगा, सूखी पत्तियों से गन्ने के स्टेम, तने को ढक देना, कवर कर देना, इस अवस्था को कहा जाता है प्रोपिंग। तो ये गन्ने में कुछ होने वाली प्रमुख क्रियाएं हैं, जैसे ब्लाइंड होइंग हो गई, रैपिंग या टाइंग हो गया, इसको अगस्त में किया जाता है, प्रोपिंग हो गया। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि गन्ने की जो हार्वेस्टिंग होती है, वो हार्वेस्टिंग, जब आप गन्ने को हार्वेस्ट करोगे तो कोई तो क्राइटेरिया होगा, तो हम कटाई की बात करते हैं। जब आप गन्ने की हार्वेस्टिंग की बात करते हो, तो आप गन्ने का मेन जो यूज होता है वो रस होता है, जूस। तो रस पर निर्भर करता है कि आप गन्ने की हार्वेस्टिंग कब करेंगे।
गन्ने का मेन प्रोडक्ट जो रस है, अगर वही सही नहीं हुआ तो आप उसको हार्वेस्ट क्यों करेंगे? तो गन्ने की जो हार्वेस्टिंग होती है वो किस पे निर्भर करती है? रस की क्वांटिटी पे निर्भर करती है। अगर आपसे ऐसा पूछें कि कैसे पता लगेगा कि रस की क्या क्वांटिटी रहेगी, तो याद करना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे कहा जाता है हैंड रेफ्रेक्टोमीटर। याद रखिएगा, हैंड रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर से जब आप गन्ने की रीडिंग लेते हो, उसके रस की रीडिंग लेते हो, और अगर वो उसमें रीडिंग 16 से 18 के आसपास आ जाए तो इसका मतलब है कि गन्ना परिपक्व हो चुका है। याद रखिएगा, हैंड रेफ्रेक्टोमीटर में जो रीडिंग होती है वो 16 से 18 के आसपास आ जाए, इसका मतलब गन्ना परिपक्व हो चुका है। ये क्या करता है? टीएसएस को नापता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड को नापता है। याद रखिएगा। अब देखिए, गन्ने के दो महत्वपूर्ण सह उत्पाद होते हैं जो आप जानते हैं, एक को कहा जाता है बेगाजेस और एक को कहा जाता है मोलेसेज। उस पर प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, एक है बेगाजेस और एक है मोलासेज। इनके ऊपर प्रश्न बनता है, ये दोनों सह उत्पाद हैं। तो बेगासेस हम किसको बोलेंगे और मोलासेज हम किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा, बेगासेस हम बोलते हैं, इसका उपयोग ईंधन व कागज बनाने के लिए करते हैं, और इसका उपयोग एल्कोहल के लिए करते हैं। इसका उपयोग कागज बनाने के लिए करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, और मोलासेज का यूज होता है एल्कोहल के लिए। एल्कोहल बनाने के लिए अगर आपसे पूछे किसका यूज करते हैं, किस उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो उसका आंसर है मोलासेज। और जो दूसरा पहला लिखा हुआ बेगासेज, उसका उपयोग करते हैं हम पेपर वाली इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे इसकी उपज कितनी होती है, तो जब हम उपज की बात करते हैं, इसकी इल्ड उपज, इल्ड, उपज की जब हम बात करते हैं कि इसकी टोटल उपज इल्ड कितनी होती है, तो याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में इसकी जो उपज होती है वो होती है 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर, और साउथ में होती है 100 से 120 टन प्रति हेक्टेयर। 80 से 100 नॉर्थ में, साउथ में 100 से 120 टन प्रति हेक्टेयर, ये नॉर्थ साइड में, ये साउथ साइड में। आप तो एवरेज याद रखिएगा, 100 से 120 या 80 से 100, जैसा भी आपको याद रहे, लेकिन 100 120 के आसपास इसकी यील्ड होती है। अब देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि रस से गुड़ जो बनता है वो कितना परसेंट बनता है, तो आपको मैंने बताया 11 से 12%, और रस से चीनी बनती है वो कितना बनता है, तो उसका आंसर भी मैंने बताया 8 से 10% तक इसमें आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज हमने सारी जो चीजें कवर करी वो किस तरह की करी थी, गन्ने की मुख्य सारी अवस्थाएं करी थी। अब देखिए, अगर आपको कभी ऐसा पूछ लें कि पूरे वर्ल्ड में शुगर बाउल किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लें पूरे वर्ल्ड में शुगर बाउल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शुगर बाउल इन वर्ल्ड, शुगर बाउल अगर वर्ल्ड में पूछ लें तो उसका आंसर याद रखिएगा क्यूबा। किसे कहा जाता है? क्यूबा को पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या कहा जाता है? शुगर बाउल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड दो इंस्टीट्यूट हैं जो आपको याद होने चाहिए, एक है IISR और एक है SBI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। एक तो SBI और दूसरा है IISR। इसको कहा जाता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। गन्ना प्रजनन संस्थान, इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखेगा, कोयम्बटूर। कहां पर है? कोयम्बटूर। और अगर आपको यह पूछ ले तो इसका आंसर याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहां पर है, लखनऊ के अंदर IISR का हेडक्वार्टर है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि इसकी जो वेराइटी होती है, किसी एक वेराइटी का नाम बता दीजिए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी वेराइटी वो है CO 419। देखिए, कोयम्बटूर में ही निकलते हैं, कोयम्बटूर मतलब CO, तो याद रखिएगा जहां भी CO आता है मतलब उसका संबंध किससे है? गन्ना से है। तो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वेराइटी है CO 419, जिसे वंडर केन के नाम से जाना जाता है।
वंडर कैन। ये याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लें कि वंडर कैन वेराइटी कौन सी है तो उसका आंसर है CO 419, क्योंकि इसकी इल्ड बहुत ज्यादा होती है, सर्वाधिक उपज होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वंडर कैन, सर्वाधिक उपज। तो CO 419, CO का मतलब मैंने बताया कोयम्बटूर, क्योंकि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वहीं पर स्थित है। इसके अलावा एक और पूछे अगर आपसे, और सेकंड वंडर कैन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है CO 140। ये दोनों वेराइटी की उपज बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें वंडर कैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, लेकिन आप तो इनको याद रखिएगा, बस ये जरूर याद रखिएगा, जो भी गन्ने की वेराइटी है उस हर गन्ने की वेराइटी में जो वर्ड आएगा मुख्य रूप से वो कौन सा आएगा, CO आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि इसकी पाला रोधी किस्म कौन सी है, तो CO 66। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, पाला रोधी किस्म। तो इसका आंसर है CO 67। तो अगर आपको कोई भी गन्ने की वेराइटी के बारे में पूछे तो हमेशा उसके अंदर जो इंपोर्टेंट वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, CO याद रखिएगा, क्योंकि CO का मतलब होता है कोयम्बटूर, और वो कोयम्बटूर कहाँ पर है, क्या स्थित है वहां पे, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वहां पर स्थित है। इस कारण से आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए आज हमने गन्ने के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, जहां से प्रश्न बनता ही बनता है। प्रमुख क्रियाओं के बारे में बताया, प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं बताई आपको, प्रमुख वेराइटीज के बारे में बताया, और भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी गन्ने के बारे में बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट फाइंड आउट करने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।